नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल VNKD स्टडी पोर्टल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग सीटेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए NCERT का सीरीज स्टार्ट किए हैं। देखिए, आज हम लोग क्लास 6 का जो है हिस्ट्री का अध्याय 9 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग देखिए कुल 8 चैप्टर पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग नहीं पढ़े और पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को वह सभी वीडियो चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए, आज हम लोग का यह चैप्टर नंबर 9 है। अब देखिए, इसका एक और चैप्टर बचा है, चैप्टर नंबर 10। उसके बाद हम लोग का क्लास 6 का हिस्ट्री जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग पॉलिटी को पढ़ेंगे। तो देखिए, चैप्टर का नाम है नए साम्राज्य और राज्य। हम लोग देखते हैं क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। देखिए दोस्तों, सीटेट के एग्ज़ाम के लिए NCERT का एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए और सुनिए। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। देखिए, समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिशेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। तो याद रखिएगा, जो हरिशेन था वह देखिए समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहती हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। तो याद रखिएगा, यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 8 में गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, जैसा कि हम लोग देखिए पढ़े हैं चैप्टर नंबर 8 में। परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है? कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए एक प्रशस्ति है समुद्रगुप्त के बारे में, क्या कहा गया है, कवि ने क्या क्या है। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, नीचे एक मानचित्र दिया गया है, वही यहाँ पर लिखा है कि यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिशेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला लिखा है कि मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। याद रखिएगा, आर्यावर्त के कुल 9 शासकों को समुद्रगुप्त हराकर उन्हें अपने राज्यों में साम्राज्य में मिला लिया। दूसरा कि इसके बाद छिड़ापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए लिखा है कि ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाह्य इलाके के शासक, जिन्हें नीले रंग से यहाँ पर देखिए मानचित्र के बारे में सब दिया गया है, दर्शाया गया है यानी रंगा गया है, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आप लोगों को कुछ सिक्के यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, 2 सिक्के आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है कि बीड़ा बजाने वाला राजा यानी समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे इस सिक्के में उन्हें बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया। देखिए, यह जो है समुद्रगुप्त बैठकर बीड़ा बजा रहे हैं, सिक्कों पर दर्शाया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, यही जो है मानचित्र दिया गया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। वंशावलियाँ यहाँ पर आगे देखते हैं। वंशावलियाँ, अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है।
देखिए यह लाइन इंपॉर्टेंट है आगे वाला। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। और देखिए इसके बाद में समुद्रगुप्त ने भी यही उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं विक्रम संवत के बारे में। देखिए इससे आप लोग याद रखिएगा, सीटेट में यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। याद रखिएगा 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था विक्रम संवत। अब आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। आगे हम लोग देखते हैं हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे, देखिए इनके बारे में याद रखिएगा। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि वाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। याद रखिएगा हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे वह वाणभट्ट थे, उन्होंने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। याद रखिएगा वाणभट्ट ने ही हर्षचरित लिखा है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री स्वयं त्सांग, जिनके दरबार में हम लोग अध्याय 8 में पढ़ चुके हैं, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। कौन रहा था? तो याद रखिएगा चीनी यात्री स्वयं त्सांग। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। कहाँ के राजा बने? तो थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीत कर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। तो याद रखिएगा चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। अब आगे हम लोग देखते हैं पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। देखिए इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। कौन कौन? पल्लव और चालुक्य। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी एहोल थी। याद रखिएगा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। चालुक्यों की राजधानी जो थी वह एहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। तो याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय के जो दरबारी कवि थे वह रविकीर्ति थे, इससे आप लोग याद रखिएगा। इसमें उनके पूर्वजों खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। आगे देखते हैं रविकीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। देखिए दोस्तों, यदि आप लोगों को सीटेट पास करना है तो आप लोग केवल एनसीईआरटी पढ़िए, उसी को बार बार पढ़ते रहिए, क्योंकि जितने भी प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं सभी एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे, यानी हम लोग अब क्लास 7 में पढ़ेंगे इसके बारे में। आगे देखते हैं कि इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था।
पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर जैसे हम लोग देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिशेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिशेन एक महादंडनायक के होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इस समय नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। अब आगे देखते हैं हम लोग एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे, पर इसके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेनानायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से एक कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। याद रखिएगा, सामंत किन्हें कहा जाता था। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उपसमितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ पर देखिए वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। उर क्या होता जान लीजिए आप लोग। अब देखिए आगे नगरम। देखिए नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। तो नगरम क्या था? व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। देखिए एग्जाम में पूछ सकता है कि नगरम क्या था, तो व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। आगे देखते हैं हम लोग उस जमाने में आम लोग। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। देखिए उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम है। याद रखिएगा, कालिदास का जो सबसे प्रसिद्ध नाटक है वह अभिज्ञान शकुंतलम है। दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी। देखिए एग्जाम यही पूछ सकता है कि अभिज्ञान शकुंतलम में किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। और देखिए इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। आगे देखते हैं हम लोग। चीनी तीर्थयात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। देखिए छुआछूत बहुत ही चरम सीमा पर पहले थी। आगे देखते हैं। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। देखिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो थोड़ा इसमें जो उपयोगी शब्द इससे आप लोग देख लीजिएगा। इसके बारे में प्रशस्ति क्या होता है, आर्यावर्त के बारे में, दक्षिणापथ, वंशावली, अनुवांशिक, प्राधिकारी, सामंत, सभा, नगरम। तो यहाँ पर देखिए सही और गलत का बताना है। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हरिशेन ने गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी है, ये सब आप लोग बताइएगा। आर्यावर्त के साथ साथ समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे। तो दोस्तों यह चैप्टर खत्म होता है। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।